मेकल की सिंगनी, जो कि एक प्रबंध काव्य है, जिसके रचयिता एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसा नाम कवि छोटे लाल जी पांडे, जिन्होंने महाराणा प्रताप का शौर्य जैसे अनेक प्रबंध काव्य इस साहित्य जगत को दिए हैं। इस प्रबंध काव्य में उनके सहयोगी श्री राम कुमार सिंह जी लोधी, जो कि सतना में पूर्व प्राचार्य के पद पर पदस्थ रहे हैं तथा समाज की एक शख्सियत हैं, आज उनसे रूबरू होने के पूर्व मेकल की सिंगनी प्रबंध काव्य की कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मेकल पर्वत के अंचल को करता हूं सतवार प्रणाम, ऋषि मुनियों की तप स्थली यह फैली जिसकी कीर्ति नाम। जिसे अमरकंटक कहते हैं, आम्रकूट भी जिसका नाम, रेवा सोम भद्र जुहिलासरी जिसके उद्गम का यह धाम। अति पावन यह भूमि धन्य है जहां अवंती माँ का वास, 57 की महाक्रांति में अंग्रेजों का किया विनाश। इस महाकाव्य में महारानी अवंतीबाई के संबंध में श्री छोटेलाल जी पांडे द्वारा बहुत ही शोध करके प्रबंध काव्य को लिखा गया है, जिसमें उन्होंने माँ अवंतीबाई के संदर्भ में बहुत ही सटीक पंक्तियां लिखी हैं कि नागिन सी फुफकार उठी वह लेकर के तीखी करवाल, पकी फसल सी लगी काटने गोरों के चमकीले भाल। बनी प्रभंजन सिंह वाहिनी, बनी प्रभंजन सिंह वाहिनी, उसे रोक पाएगा कौन, गरज रही है रण आंगन में, अरिदल देख चकित ओमन। इस प्रबंध काव्य के सहयोगी श्री R.K. सिंगरौल जी से आज रूबरू होने का मौका मिला है। तो आज एक मुलाकात मेकल की सिंगनी प्रबंध काव्य के सहयोगी श्री R.K. सिंह जी लोधी, पूर्व प्राचार्य, सतना से भेंट में आपका सभी का स्वागत है तथा मैं उनसे कुछ प्रश्न करूंगा और इस मेकल की सिंगनी प्रबंध काव्य के विषय में जानने की प्रयास करूंगा। आदरणीय R.K. सिंह जी लोधी, आपका जन के मन की आवाज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तथा मैं आज मेकल की सिंगनी प्रबंध काव्य के विषय में आपसे कुछ जानकारी चाहता हूं। तो सर, आप अपने बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। मैं एक साधारण कृषक परिवार में जन्म लिया हूँ और बड़े और सयानों के अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से मैंने सागर विश्वविद्यालय से MSc गणित में डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात 1965 में ही मैं व्याख्यात शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता पद पर पदस्थ हुआ और ये सेवा काल में मैंने अपना एक उद्देश्य बता दिया था कि हमको एक अच्छी शिक्षा देकर भारत के निर्माण के लिए बच्चों को तैयार करना है। और मैं अपने व्याख्याता पद के सेवाकाल में 3 जगह अपनी सेवाएं दी। हाँ, हायर सेकेंडरी सिंहपुर, कोटा एवं रामनगर। इन हायर सेकेंडरियों में मुझको बच्चों के साथ जो अध्ययन और अध्यापन का कार्य किया उसमें बड़ा संतुष्ट अनुभव किया और मुझको रामनगर में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए, उत्कृष्ट शिक्षण के लिए सम्मानित प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया। तत्पश्चात 1996 से 2003 तक, 31 अगस्त 2003 तक मैंने प्राचार्य पद पर सेवाएं दी और ये सेवा काल मेरा इन लक्ष्मीबाई कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी बॉयज़ स्वावल तथा शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी धवारी में अपनी सेवाएं दी। इस सेवाकाल में हमने
बच्चों के उत्थान के साथ साथ उनके कलात्मक और राष्ट्रीय हित के लिए जो प्रेरणा दी, वो प्रेरणा मुझको आज भी है। उसको मेरी इस अवस्था को देख करके और अपने शरीर को संजोए रखा हूँ। इस काल में हमने न केवल शिक्षण का पर ध्यान दिया, बल्कि रचनात्मक खेल कूद एवं भवन निर्माण में भी ज़्यादा ध्यान दिया है, जिसके फलस्वरूप वहाँ के विद्यार्थी नहीं, नागरिक भी मुझको आज भी यादगार बनाए हुए हैं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, गौरव का विषय। और अंत में मैं 31 अगस्त 2003 में सेवा से मुक्त हुआ और सब विचार लाया कि मैं अपने जनता के भी कुछ भला कर सकूं, इसलिए मैं सामाजिक सेवा में भी लग गया। महारानी अवंतीबाई के ऊपर आपके सहयोग से जो प्रबंध काव्य की रचना हुई है, उसका नाम मेकल की सिंघनी आपके जहन में कैसे आया? हुआ यूँ कि छोटेलाल पांडे एक वर्ष पहले 2015 के एक वर्ष पहले मेरे घर आए और मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मैं वीरांगना अवंतीबाई पर प्रबंध काव्य लिखना चाहता हूँ, आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं आर्थिक के साथ साथ अपने विचारों का भी पूरा सहयोग आपको दूंगा। इस संदर्भ में हम दोनों ने इस काव्य की रचना की और रचना के पश्चात जब उसके नामकरण का पर विचार किया गया तो हम दोनों ने अपने अपने सुझाव एक दूसरे के ऊपर विचार विमर्श के लिए रखे। एक अवसर आया कि उनके सहयोगी कवि डॉक्टर एवं प्रोफेसर सुमेर सिंह बघेल शैलेश ने एक सुझाव दिया कि राष्ट्रीयता के लिए बलिदान देने वाली रानी का एक राष्ट्रीय स्तर पर ही नामकरण हो तो ज़्यादा अच्छा जी। और मेरे सुझाव से मेकल की सिंघनी, मेकल के पहाड़, आकर्षक पहाड़ के नीचे किला बना है, इसलिए मेकल की सिंघनी ज़्यादा उपयुक्त हो। ये शीर्षक हम दोनों के लिए आनंद के विषय था। दोनों ने सहर्ष स्वीकार किया और तब इसका नामकरण, इस पुस्तक का नाम मेकल की सिंघनी रखा गया। पुस्तक लिखने के पूर्व आप और प्रबंध काव्य के रचयिता श्री छोटेलाल जी पांडे जी का भ्रमण क्या रामगढ़ हुआ, और यदि हुआ तो क्या वहां पर अवंतीबाई जी के वंशजों से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, जब वो मेरे घर आए और सार्थक बातचीत के बाद उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि कल ही हम रामगढ़ के लिए रवाना हो जी। हम दोनों जबलपुर के से होते मंडला पहुँचे। रात विश्राम के पश्चात हम रामगढ़ नहीं जानते थे, लेकिन पता चला कि अमरपुर एक विकास खंड है, उसके अंतर्गत है। हम लोग बस के द्वारा मंडला से अमरपुर पहुँचे और वहाँ से पता लगाया तो किसी ने पता दिया राजा साहब को के परिषदों को, वो हम लोगों को लेने आए, अपने लिए हम ले गए। तो वहाँ उन्होंने भोजन कराया, तत्पश्चात किला का भ्रमण कराया। भ्रमण देख के बहुत सी चीज़ें छोटेलाल पांडे ने वहाँ अंकित किया, संकलन किया और बहुत कुछ बातें राजा क्या नाम था, गजराज सिंह राजा गजराज सिंह के द्वारा किला के विनाश के लिए जितनी भी जानकारियाँ हों उन्होंने श्री छोटेलाल जी को बताई। और जब हम उसके अवलोकन के बाद समाधि स्थल की ओर चले
तो गांव के बाहर ही सड़क के किनारे बगीचा में उनका स्मारक बना हुआ है। उसे देख कर हम लोगों दोनों को बड़ा दुख हुआ। जीर्ण शीर्ण अवस्था में जहाँ पर घास पतवार से घिरा हुआ है, आच्छादित है, वो देख कर के हम दोनों को बड़ा दुख हुआ। और शासन की उदासीनता के साथ साथ हम लोगों ने राजा साहब को भी, परिस्थितियों को भी समझाए थे कि कम से कम आप लोग इसको यादगार को संजोए रखने के लिए इसकी मरम्मत करते रहे। आदरणीय बाबूजी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं और सुनते भी हैं कि महारानी अवंतीबाई ने जो छापामार युद्ध किया वो देवरायगढ़ की पहाड़ियों से किया। तो क्या आपने देवरायगढ़ की पहाड़ियों का भी अवलोकन किया? जी नहीं, हम लोग जब रामगढ़ से चले जिनोली के लिए तो रात हो गई थी, लेकिन रात में ही जहाँ वो अपने को बलिदान दिया है वहाँ का स्मारक इतना आकर्षक था कि बड़ी घंटों हम लोग देख करके आनंद लेते रहे। इतना सुंदर आकर्षक और इतना बुरी हालत में उनका स्मारक, ये स्मारक देखकर दुख हुआ। लेकिन उनका जो स्मृति वहाँ है बलिदान स्थल पर, वो देखकर हम लोग बहुत आनंदित हुए। मेकल की सिंघनी प्रबंध काव्य के रचयिता श्री छोटेलाल जी पांडे और आपकी जुगलबंदी कैसी रही? छोटेलाल जी पांडे के विद्वान कवि हैं और जब शासकीय सेवा में थे तब से वो रचनाकार रहे हैं, बहुत मृदुभाषी हैं। और जो मेरा अनुभव है, मैं विद्वानों से बहुत लगाव रखता हूँ। एक कवि के नाते मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने ये प्रबंध काव्य के बाद, लेखन के बाद मुझको अपना विचार रखा और हम दोनों में तब से इतने घनिष्ठ संबंध हैं कि एक दूसरे से बातचीत आज भी करते रहते हैं। मेकल की सिंघनी प्रबंध काव्य में आप और श्री छोटेलाल जी कहानी और काव्य दोनों विधाओं से जुड़े हैं। आप दोनों लोगों को कहानी और काव्य में किस विधा में ज्यादा आनंद आया? छोटेलाल जी पांडे द्वारा जो रचना की गई है, तो मुझको काव्य संकलन में ज़्यादा आनंद आता है। क्यों? ये इतना सरल नहीं है। अपनी भाषा में जो आल्हा के तर्ज पर उन्होंने रचना की, वो इतना आकर्षक है कि वैसे भी काव्य रचना, काव्य कविता के द्वारा एक मुर्दा को भी जीवित किया जा सकता है, उसमें ये शक्ति होती है। इसलिए उसको मैं ज़्यादा प्रेफर कम काव्य संग्रह में देता हूँ। और इसीलिए छोटेलाल जी को मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने अवंतीबाई जैसे वीर बलिदानी पर अपनी प्रबंध काव्य की रचना जी। महारानी अवंतीबाई 1857 की क्रांति में जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ी और अंग्रेजों ने उनको घेरा, तब रीवा के महाराज ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस भय का कारण क्या था कि रीवा के राजा ने महारानी अवंतीबाई के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया? निश्चित रूप से भयभीत थे वो। कारण ये था कि 1857 के पूर्व और बघेलों के राज हड़पने के पूर्व वहाँ लोधियों का राज था। लोधियों के राज से इन्होंने जब छीन करके बघेलों का राज आया, तो उनके दिमाग में यह आया कि अवंतीबाई अगर अंग्रेजों से लोहा लेकर सफल हुई तो कहीं ऐसा न हो कि हमारे राज भी विलीनीकरण हो जाए। इस भय से निश्चित आपकी और श्री छोटेलाल जी पांडे, जो कि इस प्रबंध काव्य के रचयिता हैं, आपके द्वारा अवंतीबाई के किन जीवन मूल्यों से प्रभावित होकर उनके संबंध में इस प्रबंध काव्य की रचना की गई? देखिए, ऐसा है कि जब इन्होंने काव्य
रचना के लिए सोचा। जी तो उन्होंने जब मनकारी उनके जन्म स्थान पर गए छोटे लाल पांडे जी द्वारा, वहाँ की जानकारी पूरी हासिल करने के बाद जब हमको कथा सुनाया उन्होंने कि बचपन से ही ये वीरतापूर्ण क्रियाएँ करने लगी थी, तो वहाँ से हम लोगों को प्रेरणा मिली कि ये होनहार बालिका है। और यही कारण है कि शादी के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए कटिबद्ध हो गई। आप एक बहुआयामी विचारक हैं। यह भी देखने में आया कि आपका जन्म गुलाम भारत में हुआ और आंखें आपकी जो है तो स्वतंत्र भारत में खुली। तो मेकल की सिंघनी प्रबंध काव्य के सहयोगी के रूप में आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, जब मैं 1941 में जन्म लिया और 6-7 साल की अवस्था में मेरा जी अध्ययन के लिए मैं स्कूल गया, तो मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर भी कविताएं कुछ पढ़ी। वहाँ से मुझको प्रेरणा मिली राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता के भारत के प्रति, स्वतंत्रता की लड़ाई की जानकारी के प्रति मैं लगाव रखने लगा। जब स्वतंत्र हुआ भारत, उस समय बड़ा हो चुका था। किताबों में झांसी की रानी की कविताएं देखकर मुझको दोषपूर्ण जीवन हुआ और उससे रोमांचित होकर मैं इनका अध्ययन कर और इन बलिदानियों के विषय में ज़्यादा पढ़ने लगा। तब से मुझे जो जानकारियाँ मिली, जैसे रानी की, झांसी वाली रानी, रानी अवंतीबाई, रामगढ़ की रानी, तो मुझको काव्य संघर्ष से कुछ लगाव ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो राष्ट्रीयता के से और राष्ट्र के स्वतंत्रता की बात, राष्ट्र के निर्माण की चिंता मैं ज़्यादा सोचने लगा कि हमारा जो भारत है वो विश्व में ऐसा चमके कि यहाँ लोग देखने, दुनिया के लोग भारत को देखने आए। भारत को दिखाने की जरूरत नहीं, भारत अपने आप इस प्रकार से चमके। जी 1857 की क्रांति में रामगढ़ राज्य के ऐसे आदर्श कितने क्रांतिकारी थे जिनका आपके जीवन पर या आपके जीवन को प्रभावित किया? ऐसे कौन कौन से क्रांतिकारी रहे जिन्होंने 1857 की क्रांति में योगदान दिया? जब हम टंडला पहुँचे जी तब 1857 क्रांति के क्रांतिकारियों की याद छू जाता है जी। उनमें से रानी दुर्गावती, शंकर साहब, हैदर साहब जी और गिरधारी बाई नाई जी, ये मेरे लिए आदर्श है और मैं इनका बड़ा हृदय से सम्मान करता हूँ। गिरधारी बाई नायन तो रानी अवंती बाई की सहयोगी रही। जी हाँ, सहयोगी नहीं और उसका वीरता में भी कमजोर नहीं थी। जी भाऊजी, आप एक प्रशासनिक अधिकारी थे, तो इस प्रबंध काव्य में प्रशासन और एक लेखक की आपस में कहीं बाधक तो नहीं बनते थे? बाधक का सवाल ही नहीं है। ये साहित्य जो है वो प्रेरक होता है जी। ये भावनाओं को प्रेरित करता है। तो जो मेरे अंदर भाव थे उसमें सहयोग देने का ये काम किया और मैं जो राष्ट्र के लिए हित का काम करता है उनके लिए मैं तो सम्मान करता हूँ और इसी कारण से हम अधिकारी होते हुए एक सही दिशा को सोच के चलते रहे और इस कारण से ये हमारे विधा जो काव्य है ये मेरे सहयोग के रूप में काम करता है। मेकल की सिंघनी प्रबंध काव्य लोधी समाज के इतिहास के लिए कितना महत्वपूर्ण भविष्य में साबित होगा? देखिए, चाहे कोई जाति हो,
चाहे कोई व्यक्ति हो, जो उच्च विचारधारा और देश के हित के लिए काम करते हैं, निश्चित है वो समाज का नाम बढ़ता है। जी। जब व्यक्ति का नाम भी बढ़ता है तो लोधी समाज ने, एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण हैं कि राजहित में बलिदान दी है, जैसे शंकर साय, अवंतीबाई, मालतीबाई लोधी। तो ये तो समाज के लिए प्रेरणा ही नहीं, उनको आज साथ करके उनके आदर्श पर चलना चाहिए। अगर समाज को उत्थान करना है तो विचारों का उत्थान जरूरी है, और विचारों के उत्थान के लिए कुछ उदाहरण होना चाहिए हमारे लिए, जिनका अनुकरण कर हम आगे बढ़े। और उसके लिए हमको पृष्ठभूमि अवंतीबाई के प्रबंध का मेकल के सिंगनी से समाज को प्रेरणा मिली है। और समाज जो है अपने को उत्थान के लिए निश्चित रूप से राष्ट्रहित की बात सोचता है, और राष्ट्रहित की बात जो सोचता है उसका विकास अपने आप उनका नाम बढ़ता है। और ये राष्ट्र गौरव की बात है, सम्मानजनक बात है। लोधी समाज को सम्मानजनक स्थान पाने के लिए अनुकरणीय कार्य आगे लेना चाहिए। जी। 1857 के क्रांति में उस समय के लेखक या कि कहें कि जो लेखक सामने आए, उन्होंने महारानी अवंतीबाई को उतना महत्व नहीं दिया, क्योंकि महारानी अवंतीबाई के इतिहास उनके दुश्मन लॉर्ड डलहौजी की जीवन गाथा से ही लोगों के बीच में आया है। तो ऐसा आपको क्या लगता है कि उस समय रानी लक्ष्मीबाई और कई महान क्रांतिकारियों को तो लेखकों ने पर्याप्त सम्मान दिया, लेकिन रानी अवंतीबाई को लेखकों ने उतना महत्व क्यों नहीं दिया? देखिए, इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारा जो दोनों का क्षेत्र है वो बघेलखंड और बुंदेलखंड दो भागों में बटा जी। और बघेलखंड में चूँकि बघेलों का राज था, वो नहीं चाहते थे कि अवंतीबाई पर कोई लेख लिखे और उसका नाम उजागर हो। इस कारण से एक दूसरा यहाँ पर कवियों की, रचनाकारों की कमी थी। जहाँ तक महारानी लक्ष्मीबाई का सवाल है, बुंदेलखंड में लेखक और कवि यहाँ पैदा हुए हैं तो, और वहाँ पर कोई बाधा भी नहीं थी जी। और लक्ष्मीबाई पर इतना साहित्य लिखा गया है कि उसका नाम ज़्यादा उजागर हुआ है। जबकि जो दृढ़ क्षेत्र है, उस दृढ़ क्षेत्र में रानी अवंतीबाई का काल लक्ष्मीबाई के काल से बेहतर रहा है। उन्होंने कई क्षेत्रों में कब्जा भी किया। झांसी रानी कब्जा नहीं कर पाई, लेकिन रानी अवंतीबाई ने बहुत से क्षेत्रों में अपना कब्जा जमा करके और रीवा के महाराज के द्वारा जी ही वो अपना लीला समाप्त की, आत्मबलिदान किया है जी। और इस कारण दो कारण है कि एक क्षेत्र के हिसाब से उसका उजागर हुआ, वह कब पैदा हुई, और दूसरा राजा बघेल रीवा का राज होने का से उनके दबाव कारण से इसका उजागर नहीं हो पाया। रानी अवंतीबाई ने तो कई बार अंग्रेजों को हराया भी है 1857 की क्रांति में। हाँ, हराया है। नागपुर से जबलपुर तक, पाटन जी तक उन्होंने कब्जा कर लिया जी। और जब सोचा कि हम पूरब की ओर रीवा तरफ बढ़ें, यहाँ कब्जा करने के बाद जब रीवा तरफ बढ़ी तो तब तक कई अंग्रेजों को उन्होंने मार गिराया था। यहाँ तक डलहौजी को भी बंदी बना दिया था जी जी। और डलहौजी को बंदी बनाने के बाद जब आजू मेहनत किया, उस हिसाब से उसका पुत्र भी था, तो डलहौजी को क्षमा याचना देने के बाद तुरंत भाग गया जी। लेकिन बालक वही छूट गया था। तब रानी ने जो संस्कारित जीवन जिया है, उन्होंने बालक ने कुछ नहीं द्वारा जिसको उसके पिता के पास डलहौजी के पास भेज दीजिए, ये दया दिखा कर उन्होंने डलहौजी के पास भेज दिया है। और इस कारण से रानी अवंतीबाई श्रद्धा की बात है जी। उनमें दयालुता के भाव थे, वीरता के भाव थे जी, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन डलहौजी को भी जीवन दान दिया था। यही बता गया था मैं जी। महारानी अवंतीबाई के वीरतापूर्ण
स्त्री स्वरूप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिलाएं एक लक्ष्मी होती है जी, दुर्गा का रूप। दुर्गा का रूप होती है। जी और हिंदुस्तान का इतिहास जी जी महिलाओं की वीरता से भरा पड़ा है। जी। चाहे वो दिल्ली के राजा रानी सुल्तान हो, या लक्ष्मीबाई हो, या रानी अवंतीबाई हो, इन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है नारी जगत के लिए प्रेरणा का स्रोत है, और उनके जन जागरण के लिए एक संबल है जी। और समाज को जब तक महिलाओं की तरक्की नहीं होगी, महिलाओं का विकास नहीं होगा, महिलाओं में जोश नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का विकास नहीं होगा। बाबूजी, आपके संबंध में मैं एक कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रशासक नहीं होते तो क्या होते? ये तो काल्पनिक विचार है। मैं प्रशासक होता जी और उससे समाज को गौरव बढ़ाता, जी समाज को कुछ देता, समाज उससे अपने आदर्श को अपना करके बिल्कुल। समाज को उत्थान की ओर ले जाता। हम्म। ना होता जी ना होता तो कोई पैदा होता, जी राम वहाँ दूसरा पैदा होता जी और वो समाज को ढोता। जी इसमें तो न पैदा होना और पैदा होने का सवाल ही नहीं है। मैं एक अधिकारी के रूप में जल्द से ही पैदा हुआ जी और दृढ़तापूर्वक कार्य किया हूँ, जी सम्मान के साथ जिया हूँ, सम्मान के साथ मरूंगा। जी। बाबूजी, महारानी अवंतीबाई की ऐसी कोई कहानी आपको स्मृत है जिसका आपके जीवन में काफी व्यापक असर पड़ा हो, प्रभाव पड़ा हो? हाँ, एक कहानी है। राजा पवई जमींदार साहब जुझार सिंह जो थे, उनके जो वसूल करते थे वो सरकारी कर के लिए जी जी उन्होंने एक कर्ज दिया था, जी और कई चुकाने के बाद भी उनको गुलामों से के बर्ताव करते थे। तो उनके सामने एक महिला आई न्याय मांगने। जी। तो जुझार सिंह ने अवंतीबाई से पूछा, ये बताओ इस पर तुम्हारा तुम क्या करते हो न्याय में, तुमको सौंपा जाता, पूछा उन्होंने कि तुमसे पूछा जाता तो तुम न्याय के लिए क्या करती? तो उन्होंने उसका एक सिपाही का एक हाथ काट दिया। कहा, हम गुलाम देश में नहीं रह सकते, हम स्वतंत्र आदमी होता है, स्वतंत्र विचार होते हैं, और गुलामी विचारधारा में, गुलामी आतंक में उनका रहना संभव नहीं है। ये सम्मान से जीने वाली जिंदगी होती है, और सम्मान से जीने वाला ये आदर्श प्रस्तुत किया अवंतीबाई ने। दास्ता स्वीकार नहीं किया। जी जी जी। बाबूजी, महारानी अवंतीबाई नाम के संबंध में कुछ लेखक व कवियों ने संदेह प्रकट किया है। ऐसा नाम पहाड़ी क्षेत्र में उनके लिए एक काल्पनिक विषय है। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? हाँ, मैं जब मंडला गया, एक पुस्तकालय में एक किताब पढ़ी थी, उसमें संदेह व्यक्त किया था। तो मेरी धारणा ये हुई कि मैं जानूं ये संदेह है तो वास्तविकता क्या है। तो मैंने छोटेलाल पांडे जी से चर्चा की, तो उन्होंने बताया, उनको जानकारी थी। कहा, राजा जुझार सिंह जो उनके पिता हैं अवंतीबाई के, वो महाकाल उज्जैन में है मंदिर, उसके लिए हर साल जाया करते थे एक त्योहार को, और उस महाकाल का पूर्ण नाम अवंतिका, उज्जैन का पूर्ण नाम अवंतिका। और जब संतान नहीं होती थी तो उन्होंने वहाँ कहा था, मेरी संतान होगी तब मैं उसका नाम अवंतिका ही रखूँगा। संयोग से बालिका पैदा हुई और इन्होंने उसका नाम अवंतिका रखा है, जो उसके अनुरूप ही काम भी उसका रहा है। महारानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों की इतनी बड़ी सेना के विरुद्ध अपना संघर्ष किया तथा युद्ध में सामने आई। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? देखिए, हमें आश्चर्य लगता है, लेकिन जिस घर में जन्मी है जुझार सिंह के यहाँ,
बचपन से उन्होंने तलवारों से, बंदूकों से खेला, और बहादुर का परिचय तो बालकाल से इनको देखने को मिला। तो शादी के बाद, रानी बनने के बाद, ये लड़ाई उनके लिए एक छोटी सी बात थी। उनमें कोई लड़ाई जो है केवल बंदूक से नहीं जीती। जी। साहस और धैर्य, ये दोनों से, और साहस, अपूर्व साहस था अवंतीबाई में, और इसलिए वो अंग्रेजों को बहुत छोटा समझती थी, लेकिन बहादुर साहब लड़ने में उसको कमज़ोर भी नहीं मानती थी। इसीलिए विजय की ओर बढ़ती गई, अंत में ही उसने बलिदान होने के लिए विवश हो गया। बाबूजी, आपका धन्यवाद इस खास चर्चा के लिए। जन के मन की आवाज़ यूट्यूब चैनल में इस ऐतिहासिक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही जल्द प्रबंध काव्य के रचयिता श्री छोटेलाल जी पांडे व सहयोगी श्री राम कुमार सिंह जी प्राचार्य के साथ पुनः अगले एपिसोड को लेकर आपके बीच में उपस्थित होंगे, तथा आज की चर्चा के लिए मैं सहयोगी श्री राम कुमार जी प्राचार्य का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, तथा उनसे आग्रह करता हूं कि 2 शब्द वो भी कहें। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। समाज के लिए आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं, और इसी प्रकार से समाज उत्थान के लिए, समाज की गरिमा के लिए जन जागरण करते रहें। उससे राष्ट्र का विहित होगा, समाज से ही राष्ट्र बना है। और ये जो मुलाकात की बात कहा कल महोदय से, तो मैं आपको विश्वस्त करता हूँ कि हम उनको अपने घर बुलाएंगे और पधारें, अवसर दें, हम उपस्थित होंगे।